द प्रॉपर्टीज, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले अगर तुम चीज़ देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, फिजिकल स्टेट कह लो, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, फिजिकल स्टेट कह लो। फिजिकल स्टेट कैसी होगी भाई? सिंपल सा दिख रहा है कि ये लैटिस एनर्जी हटाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो कहाँ थे हम, क्या बात कर रहे थे? राइट, तो फर्स्ट वाज फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट। अगर तुम देखो यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस गिव्स यू NaCl सॉलिड, यहाँ लिखा ही है, और ये 3 डायमेंशनल सॉलिड होगा। तो 3 डायमेंशनल सॉलिड भी नहीं कहना चाहता मैं, 3 डायमेंशनल लैटिस वाला सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुमको कहें तो तुम कह सकते हो कि भाई यहाँ पर इसकी फिजिकल स्टेट होगी जो सॉलिड होगी, ठीक है। तो इसमें लिखो आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म 3D क्रिस्टल लैटिस, आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म 3D क्रिस्टल लैटिस विच आर सॉलिड्स, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें 3D क्रिस्टल लैटिस की बात कर रहा हूँ तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे पास तुम्हें ये मिलेगा कि जो Na होता है उसके अराउंड Cl 6 Cl माइनस आयंस सराउंड 1 Na प्लस आयन, ठीक है। ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है जी। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर Na का कितना हो गया? 6। यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि 6 Na प्लस आयंस जो होते हैं वो सराउंड करते हैं Cl माइनस को, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हो गया। ये कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन भी लिखवाया था साथ साथ। लिखो नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस सराउंडिंग एन आयन। किसी भी आयन को जो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं उनका द नंबर ऑफ दोज आयंस सराउंडिंग दैट आयन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे अगर 6, क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज है ना Cl माइनस, ये 6 Cl माइनस आयंस इसको सराउंड करते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बोलते हैं। कैसे होता है ये देखो, कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा सा बताने की, इस तरीके समझो। ये जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना, ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है तुम्हें, ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इस क्रॉस सेक्शन पे तुम्हारा Na प्लस है, और जो टिप्स दिख रही हैं ये दोनों टिप्स दिख रही हैं, ये दोनों, ठीक है, और ये दोनों टिप्स दिख रहे हैं ये वाले, ठीक, ये 4 हो गए और 2 ऐसे मान लो, तो 3 डायरेक्शन है, और इन 3 डायरेक्शन में 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो कुल मिला के 6 डायरेक्शन है जहाँ से ये Cl माइनस जो है इसको Na प्लस को अप्रोच करता है और सराउंड करके रखता है, ठीक है। तो लिख लिया तुमने इसमें सराउंड 1 Na प्लस आयन, ठीक है। इसमें और कुछ है, लिखो इसमें दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आयंस अट्रैक्शन, हाँ ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड नॉन डायरेक्शन। लिखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड नॉन डायरेक्शनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड नॉन डायरेक्शनल। इसको आज मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ, मैं पहले भी ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। लेट्स से ये तुम्हारा Na प्लस आयन है, और डू आई हैव Na प्लस आयन है, ठीक है, और Cl माइनस आयन अगर इधर आता है, Na प्लस आयन है, Cl माइनस आयन इधर आ गया, तो यहाँ पे भी इनके बीच में वही अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। मान लो इनके बीच में r डिस्टेंस है, वही r डिस्टेंस में मैं इसे यहाँ रख दूँ तो इनके बीच में सेम उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इधर रख दूँ उतना ही होगा, इधर रख दूँ इतना ही होगा, इधर रख दूँ इतना ही होगा, इधर रख दूँ इतना ही होगा। तो किसी भी डायरेक्शन से अगर कोई दूसरा आयन पहले वाले आयन को अप्रोच करेगा तो उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो बॉन्ड होगा उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, दैट भाई देयर इज़ नो बॉन्ड एक्चुअली इसमें बॉन्ड ही नहीं है, ये तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। लेकिन फिर भी अगर तुम उसको बॉन्ड बताना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है कि Cl माइनस किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, इट कैन मूव अबाउट, इट कैन बी एनीवेयर ओवर हियर, ठीक है। क्लियर होगी ये बात? ठीक, ओके, ये तुमने चीज़ लिख दी, आगे भी काम आएगी, ठीक। तो इसमें लिखो दे हैव, नेक्स्ट लिखो दे हैव लो वॉलेटिलिटी, क्योंकि भाई इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो लिखो दे हैव लो वॉलेटिलिटी, हाई स्टेबिलिटी, लो वॉल्यूम एंड हाई डेंसिटी। लो वॉलेटिलिटी, हाई स्टेबिलिटी, लो वॉल्यूम, हाई डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP एंड BP। भाई सिंपल सी बात है, ये दोनों एक दूसरे के साथ किस फोर्स से अटके हुए हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक। तो इन फोर्सेस को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो लिखो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज, या सेकंड थिंग इज MP एंड BP, ठीक है। तो लिखो इसमें ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द आयंस, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द आयंस इन द क्रिस्टल, the energy needed to overcome these forces
द एनर्जी नीडेड टू ओवरकम दीज फोर्सेज एंड ब्रेक द लैटिस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस takes high amount of energy, hence they have high melting and boiling points, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ये है, ठीक है। मान लो इधर तुम्हारा ये डायरेक्शन में तुम्हारा टेम्परेचर है, ठीक है, और ये डायरेक्शन में तुम्हारा टाइम समझ लो। तो तुमने क्या किया, किसी सॉलिड को पिघलाना शुरू किया, तो पिघलाते पिघलाते क्या होगा, टेम्परेचर पिघलाना नहीं, गैस को तुमने काइंड ऑफ कंडेंस करना शुरू किया और उसका टेम्परेचर कम करना शुरू किया। टेम्परेचर कम करोगे तो इस तरीके का कुछ ग्राफ आएगा, फिर ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, फिर ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, और फिर ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। एक मिनट रुको, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा ये थोड़ा ज़्यादा तो नहीं होगा, एक सेकंड बेटा, इसको मैं दोबारा से बनाता हूँ, ठीक है। इसको यूँ समझो, मैं यहाँ से बना रहा हूँ इसको, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल जीरो पे नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि T इक्वल्स टू जीरो मतलब एब्सोल्यूट जीरो हो गया, बहुत ही लो टेम्परेचर है, नॉट रियली पॉसिबल, ठीक। यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ पर सिर्फ गैस है, ठीक है, और यहाँ पर गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर फिर लिक्विड सॉलिड इक्विलिब्रियम होता है, और यहाँ पर सॉलिड होता है। अब तुम ये इक्विलिब्रियम और ये सब में कंफ्यूज मत हो, सिर्फ और सिर्फ इतना देखो कि जब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्टली गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो सिर्फ एक शार्प टेम्परेचर पे चेंज हो रहा है, दिस इज़ दी मेल्टिंग पॉइंट, नहीं दिस इज़ दी बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस से जब लिक्विड में, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट, ये भी एकदम शार्प पॉइंट पे पिघल रहा है या सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो लिखो दे हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, या MPN BPR शार्प एंड फिक्स्ड, MPN BPR शार्प एंड फिक्स्ड, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा होगा शार्प एंड फिक्स्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे कैन यू सी दैट, है ना, यहाँ पे शार्प टेम्परेचर है, गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड और ब्रिटल का मतलब क्या होता है, पहले तो बिल्कुल आसान शब्दों में हिंदी में, दैट इज़ द मातृभाषा या मदर टंग वही होती है जो तुम्हें बचपन से बोलते हो, ठीक है। तो सभी भारतीयों की मदर टंग इज़ नॉट हिंदी, है ना, कुछ लोग तमिल हैं तो तमिलियन है, बंगाली, कुछ लोग अंग्रेज़ पैदा होते हैं तो उनकी अंग्रेज़ी होगी भाई, है ना। तो हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड का मतलब क्या हुआ, सख्त, है ना, बहुत, फिर बोलते हैं ना आजकल तो बहुत हार्ड चलता है भाई, एनीवे बहुत हार्ड होगा। तो क्यों होगा हार्ड, क्योंकि उनके बीच के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसको तोड़ना, उसको दूर कर पाना उससे एक दूसरे से वो मुश्किल होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए हार्ड होगा। और ब्रिटल का मतलब क्या होता है, अगर जैसे तुम्हारी कांच की बॉटल होती है तो उसको ऊपर से छोड़ के तोड़ो, नीचे गिरेगा तो टूट जाएगा ना, तो ब्रिटलनेस उसको कहते हैं, ठीक है। दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस। वो क्यों होता है, क्योंकि आयंस अट्रैक्ट तो कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन वहाँ पे पॉजिटिव आयंस भी तो बहुत सारे हैं ना, और नेगेटिव आयंस भी बहुत सारे हैं, तो उनके बीच में रिपल्शंस भी होते हैं। तो जैसे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगता है, उस डायरेक्शन में सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं या आयंस होते हैं वो पलट जाते हैं, और वहाँ पे रिपल्शन क्रिएट हो जाती है, तो सारा का सारा वो उस डायरेक्शन में टूट जाता है। तो इसको पहले लिख लो फिर बताता हूँ। देखो आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक है। सेकंड लिखो हार्डनेस इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिटवीन द आयंस, ठीक है, बिटवीन द आयंस। थर्ड लिखो ब्रिटलनेस इज ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ लाइक आयंस, ठीक है। ये लाइक आयंस का रिपल्शन कैसे आया, जैसे देखो अगर ध्यान से, एक लेयर ये है मान लो, ठीक है, हालांकि ये टच होने चाहिए एक दूसरे के, मैं टच नहीं किया है क्योंकि, है ना, हमारे पास ऐसा अभी इतना कोई अच्छा वो नहीं है कि मैं सही से बना पाऊँ, बट अगेन आई विल ट्राई माई बेस्ट। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव आयन है, मतलब कटायन है, और ये अनायन है। इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास +1 चार्ज है, कितना भी चार्ज हो सकता है, बस मैं दिखाना चाहता हूँ ये कटायन और अनायन है। इन जनरल अगर इसके ऊपर इस तरीके से आयन रखे होंगे ऐसे, ये तो हो गए लेयर्स, लेयर के ऊपर लेयर रखी होगी ना, लेयर के ऊपर लेयर रखी होगी, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, सॉरी ये नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इन दोनों के बीच में भी क्या है, इन दोनों के बीच में अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ भी अट्रैक्शन। मान लो मैं ब्रिटल का मतलब क्या हुआ, अगर मैं किसी तरीके से इस पे दोनों लेयर के ऊपर जोर लगा के इस लेयर को इसके खिसका दूँ थोड़ा इसके ऊपर, तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ प्लस माइनस यहाँ क्या जाएगा, ये वाला हट जाएगा, यूँ समझो ये वाला हट गया, इसके ऊपर क्या जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा ना ये, और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जाएगा, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम ध्यान से अगर देखो
तो तुमने एक लेयर या एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए, सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए, सिर्फ एक स्टेप बढ़ाते हुए इनके बीच में जो रिपल्शन था वो क्रिएट कर दिया। रिपल्शन क्रिएट होगा तो क्या करेंगे, एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, तो इस वजह से टूट जाता है। देखो, ब्रिटलनेस इज ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ लाइक आयंस which come in front of each other, which come in front of each other on the movement of a layer, on the movement of a layer of the crystal over another adjacent layer, movement of a layer of the crystal over another adjacent layer on application of external force, on application of external force, ठीक है। this repulsion breaks the crystal, this repulsion breaks the crystal, ठीक है। तो are we clear? ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। देखो भाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों होती है? इट इज़ ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन्स। ये अभी तक तुमने थोड़ा बहुत तो पहले पढ़ा ही होगा ना। अगर मैं तार देता हूँ कॉपर की, तो कॉपर की तार जो है उसके, उस कॉपर की तार, मैंने मिटा दिया, एक सेकंड रुको बेटा। ठीक है, अगर कॉपर की तार की मैं बात करता हूँ तो वो करंट कैसे ट्रांसमिट करती है? थ्रू इलेक्ट्रॉन, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मतलब चार्ज मूव कर रहे हैं, और मूवमेंट ऑफ चार्ज इज करंट ओनली। तो यहाँ पर क्या होता है, लेकिन अगर किसी आयनिक क्रिस्टल की बात करोगे तो वो तभी करंट को काइंड ऑफ पास कर पाएगा जब उसके अंदर आयंस हो मूव करने वाले। तो यहाँ पर इसमें आयंस तो हैं लेकिन सॉलिड फॉर्म में है, और ये मूव कर नहीं सकते भाई। सॉलिड फॉर्म में तो ज़्यादा वाइब्रेट कर सकते हैं, दे कैन नॉट मूव। अगर मूव नहीं कर सकते तो करंट भी कैरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म में इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर यही मैं इसको सोल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में बोलूँ तो क्या होगा, मोल्टन फॉर्म में भी आयंस में कन्वर्ट हो सकता है और सोल्यूशन फॉर्म में भी आयंस में कन्वर्ट हो सकता है। और जब आयंस मिल गए तो दे कैन मूव अराउंड, और जब दे कैन मूव अराउंड तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और जब वो चार्ज मूव कर रहा है मतलब करंट इज फ्लोइंग। बेसिकली चार्ज मूव करने का मतलब ही तो करंट होता है। तो लिखो इसमें, नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है, ठीक है। नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आयंस, बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आयंस। समझ गए ना क्यों, ठीक है। सेकेंड लिखो, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, ठीक है। देखो इसमें, व्हेन एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज मोल्टन और डिसॉल्व्ड, when an electrovalent compound is molten or dissolved, it splits into its ions, which help it conduct electricity। इतना लिखो, which help it conduct electricity, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और तुम्हारे शेप्स या स्ट्रक्चर्स डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि तुम एक ही के दो अलग अलग रूप हो तो तुम एक दूसरे के आइसोमर्स हो, है ना। तो ये जो ज़्यादातर होता है आइसोमेरिज्म, ये तुम्हारा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हुए, कोवेलेंट कंपाउंड्स है ना, तुम इसको ऑर्गेनिक या कोवेलेंट कंपाउंड्स कह सकते हो। हालांकि सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते, ध्यान रखना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ कार्बन वाले कंपाउंड्स होते हैं, और या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। ये क्यों होता है? देखो भाई, आइसोमेरिज्म में क्या है, स्ट्रक्चर की तो बात हो रही है ना कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है या शेप डिफरेंट होगा। तो क्यों डिफरेंट हुआ? शेप का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आता ही कोवेलेंट कंपाउंड से है। जैसे अगर मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि भाई अगर मैं H2O की बात करता हूँ तो यहाँ पर इनके बीच में 104 डिग्रीज 0.5 लाइक 104.5 डिग्रीज होता है, और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के एंगल, बीच में जो एंगल है इससे कम ना इससे ज़्यादा, इतना ही होता है हमेशा। लेकिन अगर वहीं मैं MgCl2 ले लूँ, ठीक है, तो Cl ज़रूरी नहीं है कि इसी डायरेक्शन में हो, मतलब ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। Cl यहाँ पे भी हो सकता है यार, डजेंट मैटर। Cl यहाँ पर भी हो सकता है, डजेंट मैटर। तो ये एंगल कोई फिक्स नहीं है, तो इट डज़ नॉट हैव अ शेप। अगर शेप नहीं होगा तो कोई फिक्स डायरेक्शन भी नहीं होगी, या कोई फिक्स्ड तरीके से उसको, लाइक कोई फिक्स तरीका नहीं होगा उसको बनने का, है ना। तो इट कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द वेज, एनी ऑफ द पॉसिबल वेज। तो इसका कोई आइसोमेरिज्म नहीं होगा। हालांकि इसका आइसोमेरिज्म या बाकी जितने और होते हैं उनका आइसोमेरिज्म हो सकता है, ठीक है। क्लियर होगी बात? गॉट इट? तो ये लिख लो, ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल एंड रिजिड, नॉन रिजिड, नॉट रिजिड, नॉन रिजिड है ना, ये बॉन्ड किसी भी डायरेक्शन में जा सकते, तो कोई रिजिड नहीं है। तो लिखो, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन रिजिड, हेंस दे डू नॉट शो स्पेस आइसोमेरिज्म, हेंस दे डू नॉट शो स्पेस आइसोमेरिज्म,
ठीक है। नेक्स्ट देखो आइसोमॉर्फिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमॉर्फिज्म मैं तुम्हें बहुत हल्के से टच कर चुका हूँ ऑलरेडी इन योर फर्स्ट चैप्टर विच वॉज मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है जी। आइसोमॉर्फिज्म इसमें क्या है आइसोमॉर्फिज्म में कि देखो आइसो का मतलब क्या हुआ, सेम, ठीक है। मॉर्फिज्म या ये मॉर्फिज्म जो रिफर कर रहे हैं फॉर्म को रिफर कर रहा है, द फॉर्म शुड बी सेम, ठीक है। तो लिखो आयनिक कंपाउंड्स आर या आयनिक कंपाउंड्स शो आइसोमॉर्फिज्म, आयनिक कंपाउंड्स शो आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म दोज आयंस या कह लो दोज कंपाउंड्स हैविंग ions, those compounds having ions with the same electronic configuration show isomorphism. Those compounds having ions with same electronic configuration show, not electronic configurations, electronic structures, my bad, electronic structures show isomorphism, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से शो कर सकते हैं वो उसको थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम पहले वाले की। इसका जो पहला पार्ट है दैट इज़ बाइनरी, ठीक है। बाइनरी में क्या है कि दो ही टाइप के आयंस हैं, ठीक है। जैसे NaCl है, MgO है, NaF है, Na2O है। तुम इसको तीन नहीं कहोगे, इसको दो ही कहोगे क्योंकि दो ही टाइप के आयंस हैं, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशंस हैं कि किन कंडीशंस में आइसोमॉर्फिज्म एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसको मैंने ज़्यादा डेप्थ में नहीं लिया था तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे आप आराम से हम इसे देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें ये जो बाइनरी है इसका फर्स्ट पार्ट देखो, अगर इसमें फॉर्मूला जो टाइप है, फॉर्मूला टाइप सेम है, इफ़ फॉर्मूला टाइप इज सेम, इफ़ फॉर्मूला टाइप इज सेम, ये फॉर्मूला टाइप का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ये कब शो करेगा, इफ़ फॉर्मूला टाइप इज सेम। जैसे NaCl की अगर तुम बात करो, NaCl की अगर तुम बात करो, MgO की बात करो, ठीक है। इसमें फॉर्मूला टाइप सेम है ना, ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ठीक है। इसमें तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आइसोमॉर्फिज्म होगा, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन एक इस पर्टिकुलर पॉइंट के बेसिस पे तुम कह सकते हो हाँ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड इज साइज ऑफ द आयंस। देखो साइज ऑफ द कैटायंस एंड अनायंस, साइज ऑफ द कैटायंस एंड अनायंस शुड बी सेम, साइज ऑफ द लिखो सेम साइज, इफ साइज ऑफ कैटायंस एंड अनायंस इज सेम। जैसे कि NaCl और MgO में देखो साइज ऑफ NaCl और क्या साइज ऑफ Na प्लस Mg2 प्लस इज सेम, ऑलमोस्ट सेम, और Cl माइनस एंड O2 माइनस इज इट सेम, ठीक है। तो नहीं है, Cl माइनस कितना है अगर तुम ध्यान से देखो, इसका 2,8 है, इसका 2,8,8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूँ, ये 2,8 है, ये चलेगा, ये भी 2,8 है। तो इसका और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है, मतलब सेम नहीं है, तो साइज़ भी सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक शेल पूरा ऊपर है इससे, तो एक शेल ऊपर होने का मतलब साइज़ में कंसिडरेबल डिफरेंस है, ठीक है। गॉट इट। तो अगर साइज़ सेम नहीं होगा तो ये आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ Na और K प्लस, इनकी बात करूँ तो डेफिनेटली इसका साइज़ इससे बड़ा है, तो ये आइसोमॉर्फस नहीं होंगे, ठीक है। या फिर अगर मैं इनकी बात करता हूँ Na प्लस Mg2 प्लस या Al3 प्लस की बात करता हूँ, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, दे कैन, ठीक है, दे कैन शो आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि इनके साइजेस जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है जी। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा, ठीक ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है वो देख लेते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे। थर्ड पॉइंट इज इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ कैटायंस एंड एनायंस इज सेम, ठीक है। इफ EC ऑफ कैटायंस एंड अनायंस इज सेम, ठीक है। तो साइज़ वाइज भी अगर तुम देखो तो साइज़ वाइज तो डिफरेंट है ही, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो डिफरेंट है ना यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए दोनों के दोनों आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ तुम्हारे इनकी, इन दोनों की, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, तब ये सब सेम हो जाता है। अब इसमें देखो, अगर तुम फॉर्मूला टाइप सेम है, एक कैटायन एक कैटायन, एक एनायन एक एनायन, ठीक है। साइज़ इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी, इन दोनों का सेम है और इन दोनों का सेम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम है, ठीक है। तो इट फॉलोज़
the three rules, that means both of these are isomorphous to each other, isomorphous to each other. ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो इसलिए तुम देखोगे कि जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं वो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स के सल्फ, जैसे ये NaCl है, इसका जो साइज़ होगा या जो भी इसके प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेकंड ग्रुप के सल्फाइड्स की जैसी होती हैं. ठीक है, ये हम आगे उसमें पढ़ेंगे. क्या बोलते हैं तुम्हारा, व्हाट इज यू कॉल दिस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे हम पढ़ेंगे. अभी एकदम दिमाग काम करना बंद कर दिया यार. आइसोमॉर्फिज्म. ठीक है, अभी ये तो बाइनरी सॉल्ट्स का था. ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास जैसे CO3 2 माइनस है, PO3 4 माइनस है, सॉरी PO4 3 माइनस है, या SO4 2 माइनस है, ये सारे टाइप के कंपाउंड्स हों, है ना. अगर इस टाइप के कंपाउंड्स तुम्हारे पास में हैं तो अब तुम क्या करोगे? ठीक है, लेट्स से तो ऑक्सो सॉल्ट्स कहते हैं उनको. अगर तुम्हारे पास ऑक्सो सॉल्ट्स है, कौन कौन से, जैसे PO4 3 माइनस, CO3 2 माइनस, BNO3 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस, SO4 2 माइनस. ठीक है, तो इसमें भी एक सेकेंड. ठीक है, ऑक्सो सॉल्ट्स हो गए. इसमें भी वही कुछ पॉइंट्स हैं. देखो भाई, पहला पॉइंट हो गया तुम्हारा फॉर्मूला टाइप. ठीक है, इफ़ फॉर्मूला टाइप इज सेम. ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं Na3PO4 या Na2SO4, क्या ये फॉर्मूला टाइप सेम है? नो. लेकिन अगर मैं बात करता हूँ NaNO3 एंड NaClO3, क्या ये फॉर्मूला टाइप सेम है? यस. तो एक क्राइटेरिया तुमने देखा कि ये फुलफिल करता है, तो हम कह सकते हैं हाँ भाई ये आइसोमॉर्फस हो सकता है. ठीक है, अच्छा. सेकेंड इज इफ़ साइज ऑफ कैटायंस एंड अनायंस इज सेम, या सिमिलर कह लो, सिमिलर कह लो, नॉट सेम एग्जैक्टली, सिमिलर होना चाहिए, आसपास होना चाहिए. ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ठीक. थर्ड इज स्ट्रक्चरल. देखो, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द कंपाउंड शुड बी, या जो कंपाउंड है अनायन है, शुड बी सेम. इफ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपाउंड या अनायन, कंपाउंड या अनायन में, देखो कंपाउंड और अनायन इज सेम. ठीक है, इफ़ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपाउंड स्लैश अनायन इज सेम. ठीक है, इसमें देखो जो स्ट्रक्चरल यूनिट है तुम्हारी, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैं PO4 की बात करता हूँ तो इसमें अगर देखेंगे P डबल बॉन्ड O, ये O, Na3O and O. ठीक है, यहाँ पे Na होगा, इधर Na प्लस होगा, Na प्लस होगा. ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है. एक्चुअली में स्ट्रक्चर जो आता है तुम्हारे कोवलेंट बॉन्ड्स की वजह से आता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ. ठीक है, तो जो तुम्हारा कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा, अगर मैं इन तीनों को हटा भी दूँ तो उस तुम्हारे आयन का स्ट्रक्चर भी वही होगा, मतलब अनायन का स्ट्रक्चर भी होगा. तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपाउंड और अनायन शुड बी सेम. ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि क्या इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है कि नहीं है. ठीक है, अगर होगा तो ओके है. ठीक है, और ये डिपेंड किस पे करता है? इनके हाइब्रिडाइजेशन पे. अगेन हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारे उसमें आ रहा है. अभी के लिए भी मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, इसी चैप्टर में हम हाइब्रिडाइजेशन आगे पढ़ेंगे, तब उसके शेप एंड जो पूरे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ज्योमेट्री होती है, वो सब तुमको समझ में आएगा. अभी के लिए ये लिख लो कि अगर तुम्हारा बोरॉन है, कार्बन है या नाइट्रोजन है, तो ये इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है इनके सॉल्ट्स का. अगर ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, या फिर ऑक्सीजन कह रहा हूँ, सॉरी, फॉस्फोरस है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है, तो इन सब का क्या होगा? sp3. ठीक है, जो sp2 होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है. उसको भी बना के दिखाता हूँ मैं, ट्राइगोनल प्लेनर क्या होता है. ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका होता है टेट्राहेड्रल. ये कहीं ना कहीं तो सुने होंगे भाई, जो CH4 का या जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल होता है. ठीक है, तो इसमें तुम देखो जो ट्राइगोनल प्लेनर है वो क्या है, वो स्ट्रक्चर क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर. ट्राइगोनल प्लेनर इज दिस. एक प्लेन में अगर मैं 3 बॉन्ड रख दूं एट 120 डिग्रीज फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर. ठीक, और अगर मैं इस तरीके से तुम्हारा एक टेट्राहेड्रन क्रिएट कर दूं, ठीक है, इस तरीके से मैं एक टेट्राहेड्रन क्रिएट कर दूं, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो दोनों के दोनों डिफरेंट है. तो अगर तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे N क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ पे Cl क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज. तो ये sp2, ये sp3, इसका मतलब क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा इससे.
तो ये आइसोमॉर्फस नहीं हो सकते, ठीक है, तो ये आइसोमॉर्फस नहीं हो सकते। गॉट इट, ठीक है, ये हो गया। चलो एग्जांपल से लेते हैं इसके और। जैसे अगर मैं बात करूँ BaSO4 और KMnO4, तो तुम S की बात करोगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। Mn को भी अगर तुम देखोगे तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, तो ये दोनों के दोनों आइसोमॉर्फस हो सकते हैं। ये देखो MnO4 है ना, K की जगह तुम्हारा क्या गया Ba और S की जगह क्या गया Mn, ठीक है। चार्ज ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। या फिर अगर मान लो FeSO4, ये इसको ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। तीन तरीके के विट्रियोल होते हैं, एक होता है ग्रीन, एक होता है वाइट और एक होता है ब्लू, ठीक है। ग्रीन होता है FeSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O और CuSO4.5H2O, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये विट्रियोल्स हैं, विट्रियोल, ठीक है, तीनों के तीनों विट्रियोल्स हैं। गॉट इट। तो अगर मैं इसको, और कहाँ गया दूसरा तुम्हारा ZnSO4 विच इज़ दी वाइट विट्रियोल, इसको दोनों को कंपेयर करूँ, ठीक है, तो ये दोनों में सब चीज़ें सेम आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दे आर आइसोमॉर्फस टू ईच अदर, ठीक है। दूसरा एलम्स की बात करते हैं। एलम, हालांकि अगेन ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ी सी तुमने नहीं पढ़ी हुई हैं, बट देन अगेन वी हैव टू टेक अ लुक एट इट, ठीक है जी। एलम्स क्या होते हैं? एलम्स होते हैं इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर होता है, मतलब डबल सॉल्ट्स कहते हैं इन्हें, M-2SO4 होल थ्राइस 24H2O, ठीक है। इसमें जो यूजुअली ये होता है, ये Al होता है, Al3+, और कोई ट्राइवेलेंट एटम होता है, ट्राइवेलेंट आयन होता है यहाँ पे, आयन नहीं एटम कह लेते हैं, ठीक है जी। ये और ये कितना, कोई मोनोवेलेंट आयन होता है, आयन, ठीक है। तो पोटैश एलम अगर होगा तो पोटैश एलम का मतलब हुआ M जो है वो K है, पोटेशियम होता है ना, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये देखो तो ये आइसोमॉर्फस होंगे सारे के सारे, जितने भी होंगे, सबके सब जितने भी एग्जांपल्स बन सकते हैं सारे के सारे आइसोमॉर्फस होंगे। तो लिखो ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस, ठीक है, ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और जैसे Na2CO3 है और Na2SO3 है, तो तुम्हें बिल्कुल स्ट्रक्चर सब सेम लग रहा होगा, सब कुछ है, लेकिन क्या देखो, ये क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा और ये टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। तो क्लियर इनफ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। आयन्स है तो आयनिक रिएक्शन ही देंगे, याद होगा तुम्हें, मैं आयनिक किया, अच्छा तुम्हें तो नहीं कराया ना, तो 12th वालों कराया था। दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अगर हम उन्हें कौन एंटिटीज़ हैं जो कि रिएक्ट कर रही हैं उनको देखें, तो भाई मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएंगी, और अगर आयन्स रिएक्ट करेंगे तो आयनिक रिएक्शन हो जाएगी। तो लिखो आयनिक कंपाउंड्स गिव आयनिक रिएक्शंस विच आर वेरी फास्ट, क्यों? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड मान लो MX है, दे फर्निश आयंस इन दी सोल्यूशन, ठीक है। तो लिखो since they furnish ions in the solution they react quickly। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे BaCl2 प्लस Na2SO4, ठीक है। तो तुम देखोगे जैसे ही तुम इसको मिलाते हो तो BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट तुम्हारा आ जाएगा और NaCl घुला हुआ मिलेगा, तो तुम कह सकते हो BaSO4 एकदम मिलेगा, तो ये प्रेसिपिटेट है, ये इमीडिएट प्रेसिपिटेट तुमको मिल जाता है। सेम वे अगर तुम मान लो NaCl प्लस AgNO3 कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें इंस्टेंटेनियसली तुम्हें ये देखने को मिल जाएगा विच इज़ अ वाइट प्रेसिपिटेट, अगेन वाइट, ये भी वाइट है, ठीक है, और ये NaNO3 में कन्वर्ट हो गया। गॉट इट। इतनी फास्ट होती है कि इंस्टेंटेनियसली तुम इसको देख सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखो सॉल्युबिलिटी। बाकी सब हो गया। चलो जी, अब सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी में थोड़ा समय लगेगा, इस पर टाइम लगाएंगे, क्योंकि इसमें हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो हमारे पास 11-12 मिनट है। आई थिंक वी विल बी एबल टू कंप्लीट थिंग्स, नहीं तो देखेंगे आगे कहाँ पे थे हम। सॉल्युबिलिटी के बारे में तुमने सुना होगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, है ना, जो जैसा होता है वो वैसे को ही डिजॉल्व करता है। जैसे दोस्त होते हैं, दोस्ती भी तुम्हारी हमेशा उनसे होती है, जल्दी एटलीस्ट जल्दी उन्हीं से होती है, या गाड़ी उन्हीं से होती है जो समवट तुम्हारे जैसे है। जैसे अगर मैं फुटबॉल खेलता हूँ या खुद खेलता था, तो मेरे फुटबॉल खेलने वालों से ज़्यादा अच्छी
बनती थी, है ना, या फिर उनके साथ अच्छी दोस्ती थी, जो क्रिकेट खेलते होंगे या जो खो खो खेलते होंगे उनके साथ में, है ना, फुटबॉल खेलते होंगे तो फुटबॉल वालों के साथ में। हालांकि स्कूल में ऐसा नहीं होता, स्कूल में तो तुम जो मिल जाए वो खेलते हो, ठीक है ना। दैट्स हाउ वी यूज्ड टू प्ले इन द रिसेस, जो हमारा इंटरवल टाइम होता था, उस वक्त कुछ समय तक बस फुटबॉल निकलती थी और कुछ 60-70 बच्चे होते थे ग्राउंड के अंदर, जिसके पास बॉल आई उसने उधर मार दी, ठीक है। एनीवे, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तुम्हारा लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो लाइक सॉल्वेंट विल डिजॉल्व लाइक कंपाउंड। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पोलर होता है। पोलर का मतलब क्या हुआ? पोलर का मतलब समझो दैट इट हैज़ आयन सेपरेटेड, लाइक सेपरेटेड चार्जेस हैं। ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये दोनों मर्ज नहीं है एक दूसरे के साथ, ये अलग अलग है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक। तो पोलैरिटीज़, दो पोल्स क्रिएट हो गए ना यहाँ पे, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, वैसे ये पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, ठीक है। इस तरीके से समझो, दो पोल क्रिएट हो गए तो ये पोलर बॉन्ड हो गया। और जिस कंपाउंड के अंदर ऐसे आयंस हो या ऐसे बॉन्ड्स हो उनको हम कहते हैं पोलर कंपाउंड्स, ठीक है, पोलर कंपाउंड्स। या जिन सॉल्वेंट्स के अंदर ऐसा कुछ सेपरेशन हो चार्ज का, उनको हम कहते हैं पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो लिखो, सिंस आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर, सिंस ionic compounds are polar and solubility follows like dissolves like principle, and solubility follows like dissolves like principle, ionic compounds are readily soluble in polar solvents, readily soluble in polar solvents, ठीक है। Got it? This is because, ठीक है, इसको लिख लो, या फिर पोलर सॉल्वेंट या हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वो देखते हैं, पोलर सॉल्वेंट हो या हाई डाइलेक्ट्रिक वाला कांस्टेंट हो, ठीक है। ये हाई डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? ठीक, जैसे Na+ है और Cl- है, मैं दूर इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर मान लो इसके बीच में कुछ और आ सके तो क्या करेगा, ये यही समझो कि कोई भी सॉल्वेंट होगा जिसका डाइलेक्ट्रिक ज़्यादा होगा ना, वो इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको वीकन कर देता है, और वीकेंड कर देगा तो इनको टूटना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा तुमने कि आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर एंड लाइक डिसॉल्व्स एंड सॉल्युबिलिटी फॉलोज लाइक डिसॉल्व्स लाइक प्रिंसिपल, हेंस आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन, रेडिली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स विच हैव, लिख लो, विच हैव हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, विच हैव हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये जो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका क्या लेना देना है? अब वो एक टर्म है सॉल्वेशन एनर्जी, उससे समझते हैं, ठीक है। क्लियर होगी ये बात? गॉट इट? इतना अच्छा, पहले इसको लिखने से पहले सिर्फ इतना लिखना, हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट मीन्स, हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट मीन्स दैट इट कैन डिक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, द attraction between the ions of an ionic compound, hence it becomes easier for to break this ionic crystal lattice, ठीक है। तो इसमें पहली चीज़ समझो कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? तो लिखो, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? ओ बाबा, यहाँ जाओ, ये रहो, ठीक है। अगर हम इसको लगा डाला तो लाइफ जिंदा लाला, ठीक है भाई। यहाँ पर बात करते हैं तुम्हारी सॉल्वेशन की और हाइड्रेशन एनर्जी की, ठीक है। तो एक प्रोसेस तुम्हारे सामने मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, होपफुली यू विल गेट द होल जिस्ट ऑफ इट, ठीक है। लेट्स से NaCl की मैं बात करता हूँ। NaCl में यू विल हैव ऐसे Na+Cl- आयंस इस तरीके से स्टैक होंगे। भाई 3 डायमेंशनली नहीं दिखा पाऊँगा, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसे सिर्फ 2 डायमेंशनली दिखा पाऊँ। यहाँ पर जहाँ पर ये एक दूसरे को काइंड ऑफ ओवरलैप कर रहे हैं वो मत दिखाना, टच कर रहे हैं बस इतना दिखाना, क्योंकि इतना प्रिसाइसली नहीं बना पा रहा हूँ। इसमें Na+ को मैं प्लस से दिखा रहा हूँ, Cl- को नेगेटिव से, ऐसा कुछ होगा जी। अब मैं इसको किसी पोलर सॉल्वेंट में डाला, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारा H2O की, H और O, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है,
तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका जो क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो ओ की तरफ शिफ्टेड होगा। इस वाले बॉन्ड का भी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ओ की तरफ शिफ्टेड होगा। तो ओ पे हम कह सकते हैं कि पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, और हम कह सकते हैं इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है ना। ठीक है, तो इसमें भी एक पोल नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल बन गया, हालांकि दो हैं, बट देन अगेन लेट मी टेक वन। ठीक है, तो हम इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इस तरीके से एक, बस मैं ऐसे रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ पे ड्रॉ करने में आसानी हो। तो ये सॉरी ये नेगेटिव, ये ओ वाला पार्ट हो गया और ये एच वाला पार्ट हो गया। गॉट इट? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है वो देखो। जब मैंने इस क्रिस्टल को पानी में या किसी भी पोलर सॉल्वेंट में डुबो दिया, अभी मैंने पानी से लेकर कोई एग्जाम्पल इसका देने वाला हूँ, लेकिन एक जेनरिक अप्रोच लेके चलते हैं पहले कि अगर यहाँ पर इस क्रिस्टल को मैंने पानी में डुबोया तो ये क्रिस्टल क्या करेगा, दिस विल बी सराउंडेड बाय कंप्लीटली बाय दीज पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, है ना। तुम इसमें और भी आगे बना सकते हो यार, पूरा पूरा इतना सब नहीं बनाते। ठीक है, यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये प्लस माइनस करके ये सारे के सारे फैले हुए हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर कहाँ गए, ये नेगेटिव साइड वाला जो है, नेगेटिव साइड वाला पोल का नेगेटिव साइड इस पर आके लगेगा। ठीक है, अब जो नेगेटिव चार्ज है उस पर पॉजिटिव साइड वाला रहेगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो तुम देख रहे हो कि ये जो कोई भी आयन है इसके अराउंड ये आने लगे हैं। अब तुम कह सकते हो कि सर ये आ तो रहे हैं अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, ये बॉन्ड नहीं बन रहा है, ये कोई बोनाफाइड बॉन्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि एक दूसरे के पास आ रहे हैं अट्रैक्ट होकर, एक दूसरे के पास आ रहे हैं अट्रैक्ट होकर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ड्यू टू दिस अट्रैक्शन देयर विल बी सम लोअरिंग इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी, कमी आएगी तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो डेफिनेटली ये स्टेबलाइज होगा, वो अलग बात है, लेकिन एनर्जी रिलीज होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रहेगा। ठीक है जी, एनर्जी रिलीज होगी, तुम जिसमें भी देखो एनर्जी रिलीज होगी इसी तरीके से। एक मिनट रुको, ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब तुम बोलोगे सर ये टूटेगा कैसे, देखो भाई जब बना था तो एनर्जी रिलीज हुई थी, तो वो क्या थी, लैटिस एनर्जी थी। अब टूटेगा तो उसको लैटिस एनर्जी जितनी एनर्जी भी तो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, है ना। तो जिससे बनाते वक्त जो एनर्जी, मैंने पहले भी बोला था, जब बनाते वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी तो उसे तोड़ते वक्त वो एनर्जी देनी भी पड़ेगी। गॉट इट? तो यहाँ पर अगर हमें इस स्ट्रक्चर को तोड़ना है तो हमें इसको इस लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन तुम देख रहे हो यहाँ पर अब एनर्जी धीमे धीमे रिलीज हो रही है, धीमे धीमे रिलीज होगी तो ये थोड़ा थोड़ा टूटना शुरू करेगा। अगर टूटना शुरू करेगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो आयंस हैं ये थोड़े थोड़े सेपरेट होने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा ये एक दूसरे से दूर जाने लगे हैं। ठीक है, अब अगर ये थोड़े थोड़े दूर जा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकन हो रहा है ना, वो वीकन हो रहा है, वीकन हो रहा है, और साथ साथ इसमें इन आयंस को और भी जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इनको सराउंड किए पड़े हैं। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर पॉजिटिव के उसमें माइनस 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 माइनस। तुम ये मत कहना कि सर एक तो आपने एक ही जगह माइनस लिखा, मैं दिस इज व्हाट आई मीन, पोलर है ना, दो पोल्स होंगे भाई। ठीक है, यहाँ पर भी अगर तुम देखो तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, तो आर वी क्लियर, माइनस। अब तुम ये मत कहना कि सर सिर्फ प्लस वाले पे बहुत ज़्यादा हैं, माइनस वाले पे कम है, वो तो ये समझो कि इस तरफ ऐसे दिखा रहा हूँ। अगर मान लो मैं इस तरफ यहाँ पे अगर इसको एक्सटेंड करते हुए बनाऊँगा तो तुम देखो ना ये इस वाले पे भी ज़्यादा आ गया, हाँ है ना, क्लियर होगी ये बात। तो ऐसा नहीं है कि ये तो सिर्फ बनाने के लिए एक काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कि जो हो रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। गॉट इट? ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है। गॉट इट? तो तुम देख रहे हो कि धीमे धीमे टूट रहा है और मोर एंड मोर नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीज आयंस, और जितने नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स इन आयंस की तरफ अट्रैक्ट होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। तो तुम देख रहे हो कि इस प्रोसेस में जब यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, धीमे 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 ये दूर जाते जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनसे अटैच होते जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती जा रही है। तो जो लैटिस एनर्जी थी उसके
जितनी एनर्जी अगर इसे मिल जाए तो ये टूट जाएगा, है ना। तो अब ऐसे करते करते मान लो एक पॉइंट आया कि जब लैटिस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी इसको मिल गई तो ये क्या करेगा, इट विल ब्रेक इनटू 2 सेपरेट आयंस। अब इनके बीच में कोई वो नहीं है, इनके बीच में देयर इज़ नो अट्रैक्शन, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर पूरी तरीके से अब इस यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक है जी। ये सारे के सारे सराउंडेड हो चुके हैं। तो यहाँ पॉजिटिव है तो इसकी तरफ नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव वाली पूंछ रहेगी, और इस तरफ पॉजिटिव वाली पूंछ रहेगी। यहाँ पर पॉजिटिव वाली पूंछ इधर रहेगी। अब ये इंडिपेंडेंटली बिहेव कर सकते हैं विदाउट लाइक नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच अदर, ठीक है। और ये हम कहेंगे यहाँ पर, इनको हम कह सकते हैं दे आर हाइड्रेटेड आयंस विच बिहेव इंडिपेंडेंटली, है ना। तो अगर मान लो इस टाइम पे मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी लगा दूँ तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ भाग जाएगा, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ भाग जाएगा। तो इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये हुआ। गॉट इट, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस समझ में आया। धीमे धीमे इसमें एनर्जी रिलीज होती रही और एक पॉइंट पे आके उस एनर्जी ने लैटिस एनर्जी को ओवरकम कर लिया। तो लैटिस एनर्जी मिल गई तो ये टूट गया कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, ठीक है। और ये जो पूरी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है इस पॉइंट से लेकर, मतलब घोलने, शुरुआत में घोलने से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है, ये एनर्जी कहलाती है तुम्हारी हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पर तुम कह सकते हो, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ इस प्रोसेस को थ्रू एन इक्वेशन, तो आई कैन डू दिस। एक्वस, या इस केस में एक्वस लिख रहा हूँ, हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड कह सकते हैं। अब ये सॉल्वेटेड और हाइड्रेटेड का मतलब क्या है वो बता देते हैं भाई। अगर मान लो H2O इज़ दी, अगर H2O इज़ दी सॉल्वेंट, तब इसको हम हाइड्रेटेड कहेंगे। जो एनर्जी निकलेगी उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे, और ये आयंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वाटर के जगह और कोई पोलर सॉल्वेंट हो, जैसे NH3 अमोनिया, ठीक है, तो तब हम इसको हाइड्रेटेड नहीं कह सकते। इसके लिए जेनरिक टर्म यूज़ कर सकते हैं कि ये आयन सॉल्वेटेड हो गए और जो एनर्जी रिलीज हुई है वो सॉल्वेशन एनर्जी है, ठीक है। क्लियर हो गया, पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ, कूल। तो लिखो इसमें सॉल्वेशन ऑफ और हाइड्रेशन एनर्जी HE, ठीक है। लिखो व्हेन एन आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन एन आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, it is completely surrounded by water molecules. It is completely surrounded by water molecules. The phenomena of interaction between compound slash ion, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में भी थोड़ा थोड़ा एग्जिस्ट करेगा। तो लिखो द फिनोमिना ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कंपाउंड स्लैश आयन एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज नोन एज सॉल्वेशन। और ब्रैकेट में लिख लेना हाइड्रेशन इन केस ऑफ H2O, hydration in case of H2O, bracket close, and the energy released in this process is called hydration energy, ठीक है। सॉल्वेशन कह सकते हो या डेल्टा H हाइड्रेशन कह सकते हो, और ये हमेशा नेगेटिव ही होती है, ठीक है जी, ये हमेशा नेगेटिव ही होगी, ठीक है। और जब सॉल्वेशन एनर्जी लिखोगे उसके बाद ब्रैकेट में लिख लेना हाइड्रेशन एनर्जी इन केस ऑफ वाटर।